हेलो स्टूडेंट्स, कैसे बच्चों आप लोग। अभी अपन जो स्टार्ट कर रहे हैं, अपन आज पढ़ेंगे बच्चों कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो क्या चल रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम चल रहा है बच्चों। तो इसके अंदर हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, यहाँ पे अपन पढ़ेंगे बच्चों किसके बारे में, बेसिक कुछ टर्मिनोलॉजी है जो कि किस में पढ़ोगे आप, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ोगे। ठीक है, अभी तक आप थ्योरीज पढ़ के आए बच्चों, जिसके अंदर आप लोगों ने बोला कि रदरफोर्ड का मॉडल क्या होता है, ये हमने देख लिया। उसके अकॉर्डिंग थॉमसन का मॉडल क्या था और डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी, ये सब डिस्कस करके आ चुके हैं। अब कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी को हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं, जिससे हमें और भी एटम के स्ट्रक्चर को पढ़ने में आसानी होगी। तो फर्स्ट बच्चों यहाँ पे क्या दे रखा है, मास नंबर। मास नंबर क्या बताता है, ये हम लोग पहले पढ़ चुके थे। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर मिलके क्या बताता है, एटम का मास बताता है। तो अपन जब बात करते हैं बच्चों मास नंबर की, है एटॉमिक मास भी कह सकते हैं हम इसको क्या कहते हैं, या तो मास नंबर कहते हैं बच्चों, या फिर क्या कह सकते हो आप इसको, एटॉमिक मास, क्योंकि एटम का मास भी बताता है और मॉलिक्यूल का मास भी बताता है। तो अगर अपन एटम के लिए ले रहे हैं तो हम इसको एटॉमिक मास भी कह सकते हैं। एटॉमिक मास या मास नंबर होता है, असल में क्या होता है बच्चों, एटम में प्रेजेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। आपको पता है प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन पे चार्ज कुछ नहीं होता, न्यूट्रल होता है वो। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर क्या बताते हैं बच्चों, टोटल मास नंबर बताते हैं किसी भी एलिमेंट का। और अपन मास नंबर या एटॉमिक मास को किससे बताते हैं, कैपिटल ए से बताते हैं। कहीं भी कैपिटल ए लिखा हुआ है, इसका मतलब वो क्या बता रहा है, उसका मास नंबर, उसका एटॉमिक मास बता रहा होगा। जैसे यहाँ पे n+p, जहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। जैसे किसी में अपन एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कार्बन की बात करते हैं, तो कार्बन का क्या होता है बच्चों, 6 तो इसका एटॉमिक नंबर आता है, और 12 क्या है यहाँ पे, एटॉमिक मास या मास नंबर हम कह सकते हैं। इसका मास नंबर 12 है, इसका मतलब इसमें 6 तो नंबर ऑफ प्रोटॉन है प्लस 6 और न्यूट्रॉन है, टोटल मिलके इसका मास कितना हो गया, 6 + 6 12 हो गया। बात समझ गए। अब एटॉमिक नंबर की बात करते हैं अपन, तो एटॉमिक नंबर में सिंपल अपन क्या लेते हैं, ओनली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। आप कह सकते हो नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि दोनों नंबर क्या आते हैं बच्चों, इक्वल आते हैं। बात ध्यान रखना, एटॉमिक नंबर क्या होता है, असल में नंबर ऑफ प्रोटॉन से हम लोग बताते हैं। जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन किसी एटम में प्रेजेंट होंगे, वही बच्चों उसका एटॉमिक नंबर कहलाएगा। कैपिटल Z से अपन बताते हैं, और कैपिटल Z सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन को ही डिनोट करता है। बात समझ गए। अब उसके बाद हम यहाँ पे बात करें बच्चों, न्यूट्रल एटम की बात कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे। ठीक है, E- से बताते हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं अपन। तो किसी भी न्यूट्रल एटम के लिए बच्चों बात करोगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होंगे। किसी चार्ज एटम के लिए बात करते हैं तो अपन कहते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर किसके होगा, इसका एटॉमिक नंबर को माइनस कर दो, चार्ज ऑन एटम, कितना चार्ज है एटम पे उसको माइनस करके निकालना पड़ेगा। बात समझ में आई। एटॉमिक नंबर निकालना होगा तो मान लो जैसे सोडियम है, सोडियम पे क्या होता है बच्चों, प्लस चार्ज होता है। इसका मतलब इसने क्या करा, अपने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। एक इलेक्ट्रॉन देने से इसका क्या हो जाता है बच्चों, 11 हो जाता है। तो अगर अपन को चार्ज निकालना हो, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता करने हो, तो क्या करो, एटॉमिक नंबर से इसका चार्ज माइनस कर दो। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, इस पे एक चार्ज है प्लस, उसको माइनस कर दिया, कितना बचा बच्चों, 10। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 10 बचे। समझ में आ गए। तो चार्ज एटम के लिए जब अपन को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो अपन Z- चार्ज ऑन एटम कर सकते हैं। एग्जाम्पल लिया बच्चों, जैसे अपन ने क्लोरीन का यहाँ पे 17 क्या हो गया, इसका एटॉमिक नंबर हुआ। आगे जो 17 लिखा हुआ है वो क्या है, इसका एटॉमिक नंबर। इसका मतलब इससे प्रोटॉन कितने होंगे, 17, क्योंकि एटॉमिक नंबर मतलब क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। और आपको भी ध्यान होगा कि प्रोटॉन जितने होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जो अपन ने ऊपर लिखा, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर अपन को ये फॉर्मूला मिल जाए तो आप इसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन के नंबर पता कर सकते हो बच्चों, आराम से पता कर सकते हो। अगर आपके पास 17, क्लोरीन 35 दिया हुआ है, तो आप कैसे बताओगे, 17 यहाँ पे क्या है, इसका एटॉमिक नंबर, नीचे लिखा हुआ होता है एटॉमिक नंबर, ऊपर की तरफ लिखा हुआ होता है एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्या चीज़ है बच्चों, नंबर ऑफ प्रोटॉन, राइट। अब हम ये चीज़ डिस्कस करके आए थे कि जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो प्रोटॉन अगर यहाँ पे 17 है तो इलेक्ट्रॉन पे कितने होगा बच्चों, 17। अब न्यूट्रॉन निकालना है तो न्यूट्रॉन कैसे पता चलेगा, आपके पास एटॉमिक मास दिया हुआ है 35, उसमें से नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस कर दो, कितने बचे, 18 बचे। तो 18 क्या है, न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन क्या हो सकते हैं, प्रोटॉन की इक्वल भी हो सकते हैं, प्रोटॉन से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो नंबर न्यूट्रॉन का कोई भी फिक्स नहीं होता। क्लियर। अब आते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। अब आपको क्या निकालना है, न्यूट्रॉन का नंबर निकालना है, मैंने वही तरीका बताया था। अब आपको यहाँ पे n का पता लगाना है बच्चों। आपने क्या करा, 17 इसका एटॉमिक नंबर था, एटॉमिक नंबर से आपने पता लगा लिया भाई ये प्रोटॉन इतने हैं, तो न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन भी उतने ही होंगे। बात समझ में आ गई। अब हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना हो तो अपन कैसे निकालेंगे बच्चों, क्या फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। क्लोरीन का मास नंबर क्या है, 35, एटॉमिक नंबर क्या है, 17, माइनस करोगे क्या आंसर आ जाएगा, क्या आएगा, 18।
तो मतलब क्लोरीन का में कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो गए, 18 हो गए। ठीक है, एक और एग्जांपल करके देखो, आप बताओ, यहाँ पे दिया हुआ है जैसे आपको 6 कार्बन 12 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, अब आप मुझे बताएं। या चलो अपन नाइट्रोजन वाला एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, 7 नाइट्रोजन 14 लिखा हुआ है, क्या समझे इससे? आप बताइए इसके अंदर क्या क्या चीज़ है। सबसे पहले मास नंबर कितना है इसका, 14 है। एटॉमिक नंबर कितना है इसका, 7 है। एटॉमिक नंबर 7 है, इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, 7। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 7 होंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 7। अब आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है, तो निकालो, कैसे निकालोगे? मास नंबर से माइनस करोगे, 14 में से 7 को माइनस करोगे, कितना बचा, 7। इसका मतलब क्या हो गया, अपना न्यूट्रॉन का नंबर भी आ गया अपने पास 7। निकालने का तरीका पता चल गया बच्चों। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट। हाँ, यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं अपन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन कितने बचे हुए हैं। तो इलेक्ट्रॉन निकालने का तरीका क्या होता है, देखो सबसे पहले ये चीज़ समझो कि एटॉमिक नंबर क्या है ना। एक मिनट रुको, एग्जाम्पल मैंने कैसे लिया वो समझना। मैंने क्या बताया था, मास नंबर समझ में आ गया, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर। एटॉमिक नंबर क्या बताता है, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है। अगर एटॉमिक नंबर आगे लिखा हुआ है तो आप समझ जाओ इतने नंबर ऑफ प्रोटॉन इसके पास होंगे। और अपन को पता है कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि प्रोटॉन बताता है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन बनाता है नेगेटिव चार्ज। जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। क्लोरीन के केस में हम कहते हैं अगर 17 पॉजिटिव है तो 17 नेगेटिव होने चाहिए, तब जाके क्या होगा, कोई भी एटम या कंपाउंड या मॉलिक्यूल बैलेंस होगा, तभी वो टिका हुआ रह सकता है, नहीं तो क्या रहेगा, वो रिएक्टिव रहेगा। इतनी बात समझ में आ गई। हमने कहा न्यूट्रल एटम जिसपे कोई चार्ज नहीं है, उसका बता दिया अपन ने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर बराबर होता है। लेकिन चार्ज एटम का मतलब क्या होता है, ऐसा एटम जिसने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया या ले लिया। बात समझे, जैसे हम लोग बात कर लेते हैं NaCl, सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका, जहाँ पे Na क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है। क्लोरीन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। बात समझे, जिसे दे दिया वो अच्छा बन गया, उस पर पॉजिटिव चार्ज, जिससे ले लिया वो बुरा बन गया, उस पर नेगेटिव चार्ज। इतना तो समझ में आया हमको। ठीक है, अब अपन यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं बच्चों की, चार्ज एटम में अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, किसी चार्ज एटम के लिए बात करते हैं अपन, ये तो अपन ने न्यूट्रल एटम की बात करी, ये चार्ज एटम की बात कर रहे हैं। जब हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता करने हो तो आप क्या करोगे, Z माइनस चार्ज ऑन एटम। Z मतलब आपका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर से उसके ऊपर जो चार्ज है वो माइनस कर दो तो आपको पता चल जाएगा कितने इलेक्ट्रॉन रहे। अब सीधी बात है, सोडियम का अपने को पता है कि भैया इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब इसका अगर आप निकालोगे तो ये 11 और ये 23 आता है मास, जहाँ पे 11 क्या बता रहा है, एटॉमिक नंबर। इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हुए, 11, तो इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 11 हुए। बात समझ गए। ठीक है, अब अपन क्या कह रहे हैं, इसमें प्लस चार्ज है, इसका मतलब क्या हुआ, इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब अगर अपन ऐसे निकालते हैं डायरेक्ट तो 11 से कितने हो गए बच्चों, 10 हो गया। और अगर आप फॉर्मूले में रख के निकालोगे तो फॉर्मूले में रख के कैसे बताओगे इसको, यहाँ पे अपन फॉर्मूला निकाल रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का, Z माइनस चार्ज ऑन एटम। Z कितना है आपका 11, चार्ज कितना है इसके ऊपर -1, तो कितना आ गया बच्चों, इस पे इलेक्ट्रॉन कितने बचे इसके पास, 10। ऐसे अपन को पता है एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, 10 से लेता है, 10 रहते हैं इसके पास बचे हुए। और यहाँ पे अपन ने निकालना हो तो अपन इस पर चार्ज करके निकाल लो। बात समझे। अब क्लोरीन का अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्लोरीन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है बच्चों, 17। यहाँ पे देखो Z क्या है, एटॉमिक नंबर, चार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो 17 माइनस चार्ज कितना है इसके ऊपर, माइनस का 1, हाँ कि नहीं। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ गए इसके पास, 18 होते हैं ना आउटर मोस्ट में, अपन कहते हैं 18 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। बात समझ में आई, ये चीज़ क्लियर हुई बच्चों, कैसे हुआ। तो कैसे सोडियम और क्लोरीन जो होते हैं वो स्टेबल कैसे हो पाते हैं, अपना चार्ज आयन की फॉर्म में। चार्ज का मतलब एक ने दे दिया, एक ने इलेक्ट्रॉन ले लिया। ये चीज़ हम अपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ के आ चुके हैं और ये फॉर्मूले के थ्रू हमने यहाँ पे समझ लिया। कोई डाउट है किसी को, आगे चले। अब अपन ने यहाँ पे क्या बताया बच्चों, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। मास नंबर को अगर मैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन की टर्म में लिखूँ तो मास नंबर को किससे बताते हैं बच्चों, A को P+N, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन। सीधी सी बात है, आप इसको ऐसे भी रखो तो भी आप न्यूट्रॉन निकल जाएगा बाहर, प्रोटॉन भी स्मॉल में ही लिखा है मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे देखो A माइनस Z का मतलब क्या है, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। मास नंबर को अपन P+N से बताते हैं, एटॉमिक नंबर को अपन P से प्रोटॉन से बताते हैं। इन दोनों को माइनस करोगे तो भी न्यूट्रॉन ही निकलेगा, हाँ कि नहीं। ये अपन फॉर्मूले में रख के निकालते हैं बच्चों, तो प्लस माइनस होने के बाद N ही बचा अपने पास। पॉइंट क्लियर हो गया।
ठीक है, ये पॉजिटिव वैल्यू यहाँ कट जाएगी, ये इससे कट जाएगा, बचा के आपके पास n रह गया। पॉइंट क्लियर है? ठीक है, अब आगे चले बच्चों। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट लिखा है, मतलब एलिमेंट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसको लिखा जाता है z, x और a। इसका मतलब क्या हुआ, a आपका बताता है एटॉमिक मास, या मास नंबर कुछ भी कह सकते हो आप। z क्या बताता है बच्चों, एटॉमिक नंबर। और ये जो होता है ये सिंबल होता है एलिमेंट का, कि एलिमेंट का सिंबल कैसे होगा। ठीक है, जैसे अपन ले लेते हैं ऑक्सीजन का। ठीक है, ऑक्सीजन का अपन बताते हैं इस तरीके से। एक्स मतलब क्या हो गया बच्चों, सिंबल ऑफ एलिमेंट, मतलब वो इतना बड़ा बनाया मैंने, वो दिख रहा है साफ। ओ मतलब क्या है, ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। एटॉमिक नंबर इसका क्या हो गया बच्चों, 8। और इसका जो एटॉमिक मास, या हम कहें क्या कहते हो आप, मास नंबर जो है वो 16 है। हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं बच्चों। हाइड्रोजन यहाँ पे लिखा 1 और यहाँ पे भी इसका 1 होता है, क्योंकि इसका मास क्या होता है बच्चों, 1 होता है, क्योंकि इसके पास न्यूट्रॉन नहीं होता, ये हम पहले ही कह चुके थे। ठीक है, ये क्या बताता है, एटॉमिक नंबर को बताता है, हाँ कि नहीं। एटॉमिक नंबर 1 है, इसका मतलब प्रोटॉन 1 है। ठीक है, और मास मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। लेकिन हाइड्रोजन एक ऐसा केस है जहाँ पे क्या होता है, न्यूट्रॉन 0 होता है। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा आपके मास में, प्रोटॉन का ही नंबर आएगा। प्रोटॉन का नंबर 1 है, तो बस ये 1 से बता देते हैं अपन इसको, बात समझे। उसके अलावा अपन नाइट्रोजन का भी ले सकते हैं बच्चों। नाइट्रोजन का लिखा जाता है कैसे, 7 और ये 14। क्लोरीन का भी आपके सामने लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, 17 और 35। और रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं अपन सोडियम का। सोडियम का क्या लिखा जाता है, 11 और 23। इज दैट क्लियर बच्चों, समझ में आया कैसे लिखेंगे, रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया एलिमेंट का कैसे होगा। यहाँ पे बीच में आपका क्या आ जाएगा, एटम आ जाएगा। ये आपका क्या हुआ, एटॉमिक नंबर, ये आपका मास नंबर, एटॉमिक मास या मास नंबर कुछ भी कह सकते हो। क्लियर है ये चीज़, रब कर दूँ इसको। अब बच्चों अपन आते हैं नई टर्म पे, जिसको अपन कहते हैं आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। ठीक है, 2 मेन टर्म्स हैं, इसके अलावा भी और एक्स्ट्रा टर्म्स होती हैं जो आपके नोट्स में दे रखे हैं, आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। पर मेन जो काम आती है बार बार बच्चों, वो ये 2 टर्म ही काम में आएगी। जो इंपॉर्टेंट अपन कह सकते हैं, जिस पे क्वेश्चन बनते हैं, वो 2 टर्म है, एक आइसोटोप होता है, एक आइसोबार होता है। या आप लोअर क्लासेस में भी पढ़ के आए होंगे। आइसोटोप अपन किसको कहते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन मास अलग है। अभी हम समझ गए भाई नंबर क्या है और मास क्या है। अब नंबर और मास जिसका क्या है, अपन कह रहे हैं कि भैया एटॉमिक नंबर तो एक जैसा ही है लेकिन मास अलग अलग है, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम आइसोटोप्स कहते हैं। और आइसोटोप्स हमेशा क्या होते हैं, सेम एटम के होते हैं। बात समझ गए। जैसे क्लोरीन का बताया अपन ने, क्लोरीन का एग्जांपल लिया। अब आप देखोगे 1735 होता है क्लोरीन का, लेकिन इसका एक आइसोटोप और होता है 37 मास के साथ। अब देखो ये कैसे बदला, तो अब बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना, आपने ये क्या बताया, नंबर ऑफ प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन बताते हैं, हाँ कि नहीं। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो गए इसमें, 17, देख के पता चल रहा है। यहाँ पे अगर आप बात करो तो यहाँ पे भी आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने, 17। ठीक है, अब नंबर ऑफ प्रोटॉन 17 है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 17। सीधी बात, दोनों में इलेक्ट्रॉन 17। अब नंबर में जो डिफरेंस आया बच्चों, डिफरेंस किसकी वजह से आया, न्यूट्रॉन के नंबर की वजह से, क्योंकि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, इस वजह से ये क्या होता है, इसका नंबर हमेशा ज़्यादा पाया जाता है। बात समझ के, एग्जाम्पल देखा। जैसे यहाँ पे अगर अपन 35 वाले की बात करें तो यहाँ पे न्यूट्रॉन है कितने, 18, 18। अब 18 और 17 को अगर आप प्लस करो बच्चों तो कितना आंसर निकल के आता है, 35, हाँ कि नहीं। अब यहाँ पे आप देखोगे तो आपको पता है कि अगर आपके पास क्या चीज़ है बच्चों, एटॉमिक नंबर है, उससे आपने प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। अब आपको न्यूट्रॉन निकालना हो तो आप क्या करते हो, A-Z, है ना। अगर अपने पास ये फॉर्मूला दिया हुआ है, ये 37 लिखा है, तो अपन को पता करना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे। वो निकालने के लिए A-Z कर देते हैं अपन। A कितना है इसका, मास नंबर 37 और ये 17, तो 37 में से 17 को माइनस करोगे बच्चों कितना आ जाएगा, 20। 20 क्या होगा इसके, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मतलब इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं, 20 है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो सेम नंबर, सेम वही के वही है, लेकिन यहाँ पे न्यूट्रॉन का नंबर बढ़ गया, जो कि क्या करता है बच्चों, एटॉमिक मास डिफरेंट कर देता है और आइसोटोप्स को बनाता है। कार्बन का आइसोटोप सबसे अच्छा कॉमन एग्जांपल है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जहाँ पे हम क्या बताते हैं बच्चों, कार्बन के आइसोटोप में कार्बन जो नॉर्मल वाला मिलता है वो क्या होता है, C6H12, और यहाँ पे 6 कार्बन वाला है लेकिन 13 मास है, यहाँ पे 6 कार्बन है 14 मास वाला है। अब आप खुद देखो, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो इसी से निकल गए, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन 6, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6, लेकिन जो बदल रहा है वो क्या बदल रहा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बदल रहा है। 12 वाले में 6 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन थे, इस वाले में 7, इस वाले में 8। आप खुद देख लो, 6 और 6 मिलके कितने हो जाएंगे बच्चों, 12, 12। यहाँ पे 6 और 7 कितने हो गए, 13, यहाँ 12, यहाँ 13, यहाँ पे कितना आ गया, 14। मतलब मास बदल रहा है किसकी वजह से, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपका बढ़ रहा है। बात समझ गए। और ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ही क्या करता है बच्चों, आइसोटोप को क्रिएट करता है।
अगर आपके पास आपके एलिमेंट में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बढ़ रहा है, इसका मतलब आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका मास जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और आइसोटोप्स आपको देखने मिलेंगे जहाँ पे आपका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास डिफरेंट है। क्लियर। अब एक हाइड्रोजन का एग्जाम्पल और देख लेते हैं। हाइड्रोजन जो होता है बच्चों 3 टाइप में आपको दिखता है, नाम सुनने को मिलेगा, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम। प्रोटियम का मतलब क्या होता है, जिसमें अगर आपके पास 1H1 लिखा हुआ है, इसका मतलब प्रोटॉन 1 होगा। आगे वाले नंबर से क्या निकलता है, प्रोटॉन 1 है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी 1 है, लेकिन न्यूट्रॉन यहाँ पे है ही नहीं, इस वजह से मास क्या हो गया, वो 1। अगर अपन इसको फॉर्मूले में रख के निकालें कि भैया A माइनस Z कर देते हो बच्चों, तो आप खुद निकाल सकते हो 1 माइनस 1 कितना आ गया, 0। मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो गया आपका, 0 हो गया। फॉर्मूले से भी अपन ने क्रॉस चेक कर लिया। दूसरे वाले में बात करते बच्चों, तो यहाँ पे 2 आ रहा है, 2 का मतलब क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन रहा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो क्या है, 1 ही रहेगा, प्रोटॉन 1 ही है, लेकिन न्यूट्रॉन बढ़ गया। इसके आइसोटोप में होगा। आइसोटोप का मतलब क्या होता है, जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज़्यादा हो। ऐसे देखा जाए तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन पाया नहीं जाता, लेकिन इसके जो आइसोटोप होते हैं जिनका वेट इससे ज़्यादा भारी होता है। अब अगर मैं आपको कहूँ कि सबसे भारी कौन होगा इन तीनों में से, तो आप कहोगे ट्राइटेरियम, क्योंकि भाई 3 दिख रहा है साफ, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। एक छोटी सी आपने कहा कि भैया एक छोटी सी वो आपने डिब्बी ले ली, डिब्बी के अंदर आपने क्या करा, एक कुछ डाल के रख दिया, एक कॉइन डाल दिया, हल्की है। दूसरी डिब्बी में सेम उसी के साइज़ की, उसमें आपने 2 कॉइन डाल दिए, थोड़ी भारी हो गई। तीसरी वाली डिब्बे में 3 कॉइन डाले तो वो और थोड़ी भारी हो गई। बात समझे। तो क्या होगा, जैसे आप बढ़ाते जाओगे कॉइन के नंबर, वैसे क्या होता जाएगा, वो भारी होता जाएगा। ठीक है, लेकिन एलिमेंट वो चीज़ तो छोटी सी है। छोटी सी डिब्बे में आपने 1 कॉइन रखा तो हल्की थी, 2 डाल दी तो भारी हो गई, 3 डाल दी तो और ज़्यादा भारी हो गई। मेरी बात समझ में आई। तो यहाँ पे आइसोटोप्स का मतलब क्या होता है, वही चीज़ है कि आपका एटॉमिक नंबर जो है वो तो सेम है, लेकिन एटॉमिक मास बढ़ता जाएगा। और कैसे बढ़ता है, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बढ़ते जाते हैं। नॉर्मल हाइड्रोजन में या प्रोटियम वाले की बात करते हैं हम लोग, हमेशा काम में प्रोटियम वाला ही आता है बच्चों, क्योंकि नॉर्मल हाइड्रोजन है, ये बाकी इसके आइसोटोप्स हैं, तो जनरली काम में ये नहीं आते। ये स्पेशल केस मान सकते हैं हम लोग, स्पेशल कैटेगरी वाले एलिमेंट है। मेरी बात समझ में आई। अब यहाँ पे अपन कह रहे हैं 1H1 का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन 1, प्रोटॉन 1, न्यूट्रॉन 0। अब न्यूट्रॉन का नंबर बढ़ते ही इसका एटॉमिक मास बढ़ गया, हाँ कि नहीं। यहाँ पे न्यूट्रॉन के नंबर 2 होते ही एटॉमिक मास बढ़ गया, क्योंकि प्रोटॉन तो बढ़ ही नहीं सकता। प्रोटॉन क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। तो कभी भी आपको जब चेंजेस दिखेंगे तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए बच्चों, की नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बढ़ा होगा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो बढ़ते ही नहीं है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन फिक्स रहेंगे, क्योंकि अगर ये बढ़ गए तो एटम क्या होगा, एटम अनस्टेबल हो जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बढ़ते ही एटम की स्टेबिलिटी चेंज हो जाएगी। बात समझ गए मेरी। तो क्या बढ़ेगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, अब आते हैं बच्चों नई टर्म पे, आइसोबार। आइसोटोप समझ में आ गए। अब आइसोबार पे बात करते हैं, तो आइसोबार का मतलब क्या होता है, डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट मास आर सेम। मतलब ऐसे कुछ एलिमेंट भी हैं जो कि अलग अलग हैं, लेकिन इनके मास सेम हो जाते हैं। मास भी सेम क्यों हो पा रहे हैं भाई, न्यूट्रॉन के नंबर की वजह से। अब एग्जांपल हमने लिया है एक हाइड्रोजन का, 1H3 मतलब ट्राइटेरियम और हीलियम। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो बच्चों, इसमें इलेक्ट्रॉन 1 है, 1 है, इसका मतलब प्रोटॉन 1 है, तो इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा, लेकिन इसका मास क्या हो रहा है, न्यूट्रॉन जो होंगे वो 2 होंगे, माइनस करके निकालो 3 - 1 कितना आ जाएगा 2। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आ गए बच्चों, 2, 2 + 1 3। इसका मास कितना हो गया, 3। हीलियम की बात कर लेते हैं। अब हाइड्रोजन हीलियम दोनों अलग अलग है, लेकिन दोनों का मास सेम आ रहा है, 3, 3। इसका मतलब इसके इलेक्ट्रॉन कितने बच्चों, इलेक्ट्रॉन की अगर यहाँ पे बात करोगे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने हो गए, 2। ठीक है, वो गलत लिख दिया ना। अब बात कर लेते हैं अपन हीलियम की। हीलियम में अपन बोलते हैं तो अपन क्या कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 सामने लिखा हुआ है, प्रोटॉन 2 होंगे तो मतलब इलेक्ट्रॉन भी 2 होंगे। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन का नंबर लेकिन क्या हो जाता है बच्चों, 1 हो जाता है। बात समझे, एक में ज़्यादा एक में कम है, इस वजह से इनके मास क्या हो गए, 2 + 1 3। मास तो सेम आ रहा है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के नंबर, इसका मतलब ही क्या हो गए बच्चों, आइसोबार हो गए। और एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं पोटेशियम का, एक कैल्शियम का। बात समझे, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना है 90, उसके बाद कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है 20। बात समझे, ठीक है। अब यहाँ पे देखना बच्चों, यहाँ पे दोनों का एटॉमिक मास कितना आ रहा है, 40-40 आ रहा है। कैसे आया, अब आप खुद देखो, आइसोबार में अपन ने क्या कहा था कि एटॉमिक नंबर जो है वो तो सेम डिफरेंट होंगे, लेकिन मास जो है वो बच्चों सेम रहेगा। अब कैसे हो रहा है वो यहाँ पे कैलकुलेट करें। यहाँ पे 19 है, इसका मतलब 19 है, मतलब प्रोटॉन 19, इलेक्ट्रॉन भी 19। अब यहाँ पे न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रॉन कितने आ रहे हैं बच्चों, 21। माइनस करके अगर अपन निकालेंगे तो कितना डिफरेंस आएगा, 21 का, मतलब न्यूट्रॉन इसके पास 21 है। समझ गए। अब यहीं पे अपन कैल्शियम की बात कर लेते हैं। कैल्शियम में अगर आगे 20 लिखा है, इसका मतलब प्रोटॉन 20, मतलब इलेक्ट्रॉन भी 20।
अब न्यूट्रॉन निकालना है तो माइनस करके निकालेंगे तो न्यूट्रॉन कितना आ गया, 20 आ गया। तो इससे क्या हो रहा है, 19 और 21 मिलके 40 मास बना रहे हैं और ये यहाँ पे भी 40 मास आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, आइसोबार ऐसे एटम्स या ऐसे एलिमेंट जिनका क्या है, एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट है लेकिन मास जो हो रहा है वो सेम आ रहा है। ये एग्जाम्पल से समझ लिया हम लोगों ने आइसोटोप और आइसोबार्स क्या होते हैं। इस सेट क्लियर बच्चों। अब चलते हैं अपन आगे, रब कर दो इसको। अब बच्चों चलते हैं अपन लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी पे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्या समझाती है बच्चों, यहाँ पे देखना, एनर्जी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ वेव। हम क्या कहते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी को या ईएम थ्योरी को, रेडिएशन थ्योरी को हम कैसे समझते हैं, उसको समझने के लिए यहाँ पे समझो बच्चों कि अपन ने क्या बात करी, एनर्जी है। एनर्जी आप लोगों को पता है, एक बॉडी में एनर्जी है और दूसरी बॉडी में एनर्जी क्या हो रही है, ट्रांसमिट हो रही है। जब एक एनर्जी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाती है, ट्रांसमिट होने का मतलब जाना, मूव करना। हम कह रहे हैं कि एक बॉडी में कोई भी ऑब्जेक्ट लिया, कोई भी बॉडी ली, तो उसमें हम क्या कह रहे हैं, एनर्जी है। अब वो एनर्जी एक बॉडी से दूसरे में ट्रांसफर हो रही है। जब एक से दूसरे में ट्रांसफर होती है एनर्जी का ट्रांसफर, तो किस फॉर्म में होता है बच्चों, वेव की फॉर्म में होता है। क्योंकि एनर्जी हम कहते हैं कि एनर्जी क्या होती है, वेव की फॉर्म में मूव करती है। इतना समझ में आ गया, एनर्जी वेव की फॉर्म में जाएगी, ठीक है। अब अपन ने कहा दे ट्रेवल इन स्पेस विद सम स्पीड ऑफ लाइट, सेम स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। यहाँ पे अपन क्या कह रहे हैं, जब ये अपन ने कह दिया कि भाई एनर्जी क्या कर रही है, घूम रही है, किसके रूप में घूम रही है, वेव की फॉर्म में घूम रही है। अब वेव की फॉर्म में एनर्जी जा रही है तो कुछ ना कुछ स्पीड रहेगी उसकी स्पीड कितनी होती है बच्चों, जितनी की लाइट की स्पीड होती है। लाइट कैसे ट्रेवल करता है, लाइट की स्पीड अगर अपन देखें तो 3 × 10⁸ होती है। मतलब इतनी हाई स्पीड से लाइट चली जाती है। आपने देखा है कमरे में जब रोशनी आती है तो फटाफट आती है, हमारी पलकें झपकने से पहले क्या हो जाता है, रोशनी आ जाती है। इसका मतलब लाइट की स्पीड कितनी तेज है, बात समझे। उसी लाइट की स्पीड के साथ, सेम लाइट की स्पीड के साथ वेव भी क्या करती है बच्चों, ट्रैवल करती है, मूव करती है, एक से दूसरी बॉडी में चली जाती है। और वो क्या वो रहता है, एनर्जी का ही फॉर्म होता है। वेव एक्चुअल में क्या है, एनर्जी तो है, जो वेव की फॉर्म में क्या कर रही है बच्चों, ट्रैवल कर रही है। इतना समझ में आ गया। अब अपन ने बताया इन्हीं वेव्स को क्या कहते हैं अपन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। क्योंकि ये क्या करती है बच्चों, दोनों फील्ड में काम करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी मूव करेगी, मैग्नेटिक फील्ड में भी मूव करेगी। इसलिए हम इन वेव को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। समझ में आ गया, ये पॉइंट क्लियर है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी वेव्स मूव करती हैं, मैग्नेटिक फील्ड में भी मूव करती हैं, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कह देते हैं। ये नो नीड एनी मीडियम, इनको किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, कोई भी मीडियम नहीं चाहिए। खाली भी होगा, एरिया ऐसा होगा जहाँ पे क्या होगा, एयर नहीं होगी तो भी क्या करेगी, मूव कर जाएगी। क्योंकि लाइट जो है, लाइट ऐसे मीडियम में भी जा सकती है जहाँ पे क्या हो, कोई भी मीडियम प्रेजेंट नहीं हो, ऐसे एरिया में भी जा सकती है। बात समझ गए। अपन कहते हैं ना वैक्यूम क्रिएट कर दिया जाए, मतलब एयर हटा दी जाए, तब भी वहाँ पे क्या होगा, लाइट ट्रैवल करेगी। इसका मतलब आपकी वेव्स भी क्या करेंगे बच्चों, ट्रैवल कर सकती हैं। इतना समझ में आ गया। जैसे अपन ने एक एग्जाम्पल से बता दिया, अब मैंने डायग्राम के थ्रू बताया। तो अब आप देखो ये कोई वाइब्रेटिंग सोर्स है, वाइब्रेटिंग मतलब मूवमेंट हो रहा है उसके अंदर, तो क्या हो रहा है, वो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। एनर्जी कैसे फॉर्म में जा रही है, वेव की फॉर्म में जा रही है। अब बच्चों आप यहाँ पे देखोगे तो आपको दिख रहा है मूवमेंट, शो हो रहा है मूवमेंट कैसे जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अपन देखते हैं तो यहाँ पे ये जो चीज़ बच्चों जा रही है ना, इसको क्या कहा आपने, वेव कहा। ये जो वेव जा रही है इसको अपन क्या कहते हैं बच्चों, वेव कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो ये क्या हो रहा है, वेव मूव कर रही है इस तरह से जिगजैग फॉर्म में, ठीक है। क्योंकि अगर आप इसको ऐसे देखोगे बच्चों प्लेन में, एक्स और वाई जेड, ये क्या है एक तरह से एक्स और वाई एक्सिस ही तो है, ठीक है। एक्स और वाई एक्सिस में क्या कर रही है वो, एक तो यूं भी मूव करती है और एक अप डाउन भी मूव करती है। बात समझ गए। अब अगर अपन वेव की बात कर लेते हैं बच्चों, तो अपन को दिख रहा है कि आधा हिस्सा ये, आधा हिस्सा ये, हाँ कि नहीं। अगर एक वेव को आप निकालोगे तो वेव क्या हो गई, इतनी हो गई ये, समझे, ठीक है। तो एक इसका हो गया इसका क्रेस्ट, ठीक है। एक एरिया तो आपने क्या बोला, क्रेस्ट एरिया, जो कि डीप में जा रहा है, नीचे जा रहा है। और एक थ्रो के एरिया हो गया जो कि क्या हो गया, ऊपर जा रहा है। इसको अपन ने थ्रो एरिया बोला और इसको अपन ने क्रेस्ट बोला। बात समझ गए। ऊपर का बच्चों ये देखना है यहाँ पे, ये एरिया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो है, जो नीचे जा रहा है, डिप्रेशन हो रहा है उसका, वो तो क्या हो गया आपका, क्रेस्ट हो गया, ठीक है। और जो ऊपर की तरफ जा रहा है, ये वाला एरिया जो हो गया बच्चों, ये क्या कहलाया आपका, थ्रो कहलाया, ठीक है। बात समझ गए। दोनों पार्ट के नाम पता चल गए। क्योंकि अगर अपन वेव की लंबाई यहाँ से देखें तो यहाँ से चालू होके यहाँ खत्म हो रही है बच्चों, हाँ कि नहीं। और वेव को अगर आप मिला दो, इसको अगर मैं उल्टा फ्लिप कर दूँ, घुमा दूँ, तो ये क्या हो गई, ऐसे ही तो हो गई, यहाँ से चालू होके यहाँ पे खत्म, इतनी तो लंबाई होगी। तो वेव का मूवमेंट आप देखो, वेव का एक्चुअल में मूवमेंट कैसा होता है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये पूरी एक वेव का अपन कह सकते हैं कंप्लीट है, जिसमें क्या है, क्रेस्ट पार्ट भी आ गया और थ्रो पार्ट भी आ गया, थ्रू पार्ट भी आ गया, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अब बच्चों इसमें टर्म्स पढ़ लेते हैं हम लोग। जब अपन ईएम थ्योरी पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की वेव थ्योरी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों, इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी देख लेंगे। अब वेव की लेंथ, वेव लेंथ का मतलब क्या होता है, वेव की लेंथ होना, ठीक है।
वेवलेंथ का मतलब क्या हो गया, ये चीज़ कितनी लंबी है, वही वेवलेंथ हो गई। ठीक है, वेवलेंथ को अपन किससे बताते हैं बच्चों, लैम्डा से बताते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट क्रेस्ट एंड थ्रू, दो पास में क्रेस्ट और थ्रू के बीच का डिस्टेंस। बात समझे, अगर मैं कहूँ इसका और इसके बीच का, ये दो के बीच का डिस्टेंस कितना है, या इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो असल में बच्चों क्या हो गया, ये असल में यही तो हुआ। एक वेव की लेंथ कितनी होती है वही तो आप क्या बताओगे, वेवलेंथ से बताओगे। वेव तो समझ में आ गई, इस तरह से ट्रैवल करिए जिगजैग फॉर्म में। अब अपन ने कह दिया भैया डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट क्रेस्ट एंड थ्रू, दो पास वाले क्रेस्ट और थ्रू के बीच में कितना डिस्टेंस है, वही क्या हो गया असल में आपका वेवलेंथ हो गई बच्चों। बात समझ गए। अब उसको अपन ने किससे बताते हैं, अपन कैपिटल ई से बताते हैं। कैपिटल ई क्या है, यहाँ पे एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, कैपिटल ई एंगस्ट्रॉम के, एक एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, एक पिकोमीटर में 10⁻⁻12 मीटर होते हैं, और एक नैनोमीटर में 10⁻⁻9। -9 का मतलब छोटे हैं बहुत साइज। ठीक है, एंगस्ट्रॉम की बात करें तो 10⁻10 मीटर है। ठीक है, यहाँ पे अपन पिकोमीटर की बात करें -112, -9, -2 सेंटीमीटर तो क्या होता है, -2 होता है। तो अपन अपन को वेवलेंथ बतानी हो तो हम लोग अलग अलग वैल्यूज़ में बता सकते हैं, इतना पिकोमीटर है, इतने नैनोमीटर है, इतनी सेंटीमीटर है, और इतना एंगस्ट्रॉम उसकी वेव की लेंथ है। सबसे छोटा क्या हो गया यहाँ पे, पिकोमीटर ही हुआ 10⁻12। पिकोमीटर में भी आप वेवलेंथ बता सकते हो। अब वेवलेंथ समझ में आया बच्चों, वेवलेंथ का मतलब नाम को तोड़ दो, वेव की लेंथ, कितनी लंबी वेव है उसको अपन ने वेवलेंथ से बताया। उसको शो करने का तरीका क्या होता है, लैम्डा। ये जो साइन अपन बताते हैं वो वेवलेंथ से रिलेटेड बताते हैं, तो उसको अपन लैम्डा बताते हैं बच्चों। और ये अपन को समझ में आ गया, दो नियरेस्ट क्रेस्ट और थ्रू के बीच का डिस्टेंस जो होगा वो क्या हो गई आपकी वेवलेंथ हो गई। वेव की लेंथ, कितनी लंबी वेव है उसको अपन वेवलेंथ से बता देंगे। ये अपन ने डिफरेंट इसकी क्या बता दी बच्चों, यूनिट बता दी कि इतने यूनिट में हम लोग डिफरेंट वेवलेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। वेवलेंथ को आप एंगस्ट्रॉम में भी लिख सकते हो, इतनी पिकोमीटर है आपकी जो वैल्यू दे रखी हो, पिकोमीटर में भी आ सकती है, नैनोमीटर में भी आ सकती है, और सेंटीमीटर में भी आ सकती है। क्लियर है बच्चों, वेवलेंथ क्या होती है। सेकेंड टर्म पे चलते हैं, फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, अगर फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हो, फ्रीक्वेंसी को हम सिंपल शब्दों में कहें, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, रिपीट होना। फ्रीक्वेंट चीज़ का मतलब क्या होता है बच्चों, बार बार रिपीट होना। तो फ्रीक्वेंसी भी क्या हो गई, यहाँ पे रिपीटेशन हो गया, लेकिन किसका, वेव का। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी को अपन किससे बताते हैं बच्चों, न्यू से बताते हैं। ये वी नहीं है, ये वी का फॉर्म है, होता है इस तरीके का, जिसको अपन क्या लिखते हैं, न्यू लिखते हैं, न्यू बोलते हैं अपन इसको। ठीक है, तो ये जो बताया बच्चों फ्रीक्वेंसी, उसको न्यू से बताया। ये क्या है, नंबर ऑफ वेव विच पास थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में एक पॉइंट से कितनी वेव चली जाती हैं उसको अपन किससे बताते हैं, फ्रीक्वेंसी से बताते हैं। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या हुआ, वेव का गुजरना, कितनी जल्दी दी जा रही है वेव, तो उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। क्या हो सकता है बच्चों, वेव का अपन ने बता दिया मूवमेंट इस तरीके से। ठीक है, अब अपन कह रहे हैं कि भैया ये पॉइंट है, यहाँ तक पॉइंट फिक्स है। अब इस पॉइंट में ये वेव निकल गई 1 सेकेंड में इतनी, फिर वापस से एक और सेकेंड आया इतनी, फिर वापस से मूवमेंट हुआ, वापस से आई इतनी। तो अपन कहते हैं 1 सेकेंड में हो सकता है भाई 1 बार हुई, 2 बार हुई, 3 बार हुई, तो कितनी बार रिपीट हो रही है। मतलब एक वेव एक पॉइंट से 1 सेकेंड में कितनी बार निकल जाती है, वही क्या हो गया, उसका फ्रीक्वेंसी हो गई। नंबर ऑफ वेव विच पास थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड, मतलब एक पॉइंट से कितनी वेव निकल रही हैं वो उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। ठीक है, एक पॉइंट में अपन कह सकते हैं एक बार ये वेव निकल गई, फिर दूसरी पीछे से आ गई, फिर तीसरी आ गई, फिर चौथी आ गई, ये सारी क्या हो गई, असल में फ्रीक्वेंसी हो गई। फ्रीक्वेंट मतलब क्या हो गया, रिपीट हो रही है वो चीज़, बार बार आ रही है। बात समझ गए, 1 सेकंड में कितनी बार रिपीटेशन होता है वही उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। फ्रीक्वेंसी को बच्चों अपन किसमें बताते हैं, हर्ट्ज में बताते हैं। यूनिट है इसकी, हर्ट्ज में ले सकते हो, सेकंड इनवर्स में ले सकते हो, या फिर साइकिल पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में कितने साइकिल हो गए, वही फ्रीक्वेंसी कहलाई। बात समझ गए फ्रीक्वेंसी का मतलब। और 1 हर्ट्ज जो होता है वो इक्वल होता है 1 सेकंड इनवर्स के। 1 सेकंड इनवर्स में कितने हर्ट्ज, मतलब कितनी फ्रीक्वेंसी चली गई, उसको अपन हर्ट्ज में बताते हैं। क्लियर है बच्चों। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को कैपिटल टी से बताया। टाइम पीरियड है क्या चीज़, वो देखो, टाइम टेकन बाय अ वेव टू पास थ्रू 1 पॉइंट। एक पॉइंट से एक वेव को निकलने के लिए कितना टाइम लग रहा है, वो उसका टाइम पीरियड हो गया। अपन कह रहे हैं कि भाई 15 सेकंड लगते हैं एक वेव को यहाँ से निकलने में। बात समझे, यहाँ से बच्चों, यहाँ से यहाँ पॉइंट बता दिया अपन ने, कहा इस पॉइंट से इस वेव को निकलने में, एक वेव को जाने में कितने सेकंड लग गए, 15 सेकंड लग गए। तो 15 सेकंड असल में क्या हुआ, टाइम पीरियड हो गया उस वेव का। किसी को 15 सेकंड लग सकते हैं, किसी को 2 सेकंड भी लग सकते हैं, किसी को 0.5 सेकंड भी लग सकते हैं। वो सारा टाइम पीरियड हो गया बच्चों उनका अपना अलग अलग। ठीक है, उसको अपन ने किसे बताया, टी से बताया। टी क्या हो गया, 1/न्यू पर सेकेंड। मतलब अपन क्या बता रहे हैं बच्चों, न्यू भी तो क्या है, फ्रीक्वेंसी तो है, और टाइम निकालना तो 1/न्यू। बात समझे। ठीक है, अब आते हैं बच्चों वेलोसिटी पे। टाइम वाला समझ में आ गया, टाइम पीरियड।
ठीक है। उसको अपन फ्रीक्वेंसी की टर्म में ले सकते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, रिपीट होना। टाइम कितना, उसको रिपीट होने में कितना टाइम लग रहा है भाई, उसको अपन ने इसकी फॉर्म में बता दिया। अब बच्चों वेलोसिटी पे आते हैं, सी, स्मॉल सी से बताते हैं अपन वेलोसिटी को। वो क्या है, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ वेव इन 1 सेकेंड। बात समझे। एक तो क्या हो गई बच्चों फ्रीक्वेंसी, वेव समझ में आ गई, वेव की लेंथ, हमने कहा एनर्जी किस फॉर्म में घूम रही है, वेव की फॉर्म में जा रही है। अब वेव में अपन ने पहली चीज पढ़ ली, वेव की लेंथ मतलब कितनी लंबी वेव है। दूसरी फ्रीक्वेंसी हमने बता दिया भाई ये कितनी बार गुजर जाती है, इतने से समय में कितनी बार ये पास हो जाती है, उसको फ्रीक्वेंसी से बता दिया। टाइम पीरियड, उसमें उसको निकलने में लगने वाला टाइम, उसको टाइम पीरियड से बता दिया। वेलोसिटी क्या बता रहे हो बच्चों की, कितना डिस्टेंस कवर कर रही है 1 सेकेंड में, डिस्टेंस भी तो आ जाएगा, डिस्टेंस कितना कवर किया गया उसको आप किससे बताओगे, उसकी वेलोसिटी से बताओगे। सी को अपन ने क्या बता दिया, लैम्डा अपॉन टी। लैम्डा मतलब वेव लेंथ, लेकिन कितने टाइम में, उस वेव की लेंथ लेकिन कितने टाइम में निकल रही है, वो उसकी क्या हो गई, वेलोसिटी हो गई। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वेव लेंथ और टाइम निकालते हैं अपन तो वो क्या बता देती है, उसका डिस्टेंस बता देगी। डिस्टेंस निकालने का तरीका क्या होता है, स्पीड अपॉन टाइम से बताते हैं। स्पीड मतलब लैम्डा और टाइम आपका आ ही गया, तो c इजिकल टू लैम्डा अपॉन टी हो सकता है बच्चों इक्वल यहाँ पे, क्योंकि यहाँ अपन वेव की बात कर रहे हैं इसलिए हमने टर्मिनोलॉजी दूसरी ले ली। बात समझ गए। और वेलोसिटी निकालने के लिए अपन क्या ले सकते हैं, 1 अपॉन टी इजिकल टू कितना होता है, न्यू। अगर t इजिकल टू 1 अपॉन वी है तो यहाँ पे अगर न्यू निकालना हो, न्यू मतलब तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन टी, रिलेशन हो सकता है। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं इसको लैम्डा न्यू, और क्या हो सकता है, न्यू इजिकल टू क्या हो जाएगा बच्चों, c अपॉन लैम्डा, हाँ कि नहीं, c इजिकल टू लैम्डा न्यू हो सकता है, तो फिर न्यू इजिकल टू क्या हो सकता है, c अपॉन लैम्डा। क्लियर हो गया ये, ठीक है। अब अपन बता रहे हैं यहाँ पे बच्चों c अपन ने लिया था, c का अपन ने क्या बताया था, न्यू और लैम्डा को। न्यू का वैल्यू क्या होता है, सेकंड इनवर्स। लैम्डा का अपन लेते हैं मीटर में, नैनोमीटर, पिकोमीटर, ये मीटर वो मीटर सब में लिया अपन ने वैल्यू, तो मीटर में लेते हैं। और अगर अपन को इसको मल्टीप्लाई करना हो तो क्या आ जाएगा इसका यूनिट, मीटर सेकंड इनवर्स। ये बात समझ में आ गई, यहाँ तक कोई डाउट है बच्चों। और लैम्डा को न्यू को अपन ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन लैम्डा। अगर यहाँ पे लैम्डा इंटू न्यू क्या हो जाता है, c हो जाता है, और ये प्रपोर्शनल हो सकता है बच्चों 1 अपॉन लैम्डा के। बात समझे, ये समझ में आ गया, ठीक है। न्यू इजिकल टू क्या हो गया, न्यू जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गए, 1 अपॉन लैम्डा के, क्योंकि c जो है बच्चों यहाँ पे वेलोसिटी ये क्या होता है, असल में ये कांस्टेंट होता है। बात समझे, क्या होती है ये चीज़, एक कांस्टेंट होता है। तो अगर अपन न्यू इजिकल टू c अपॉन लैम्डा लिखते हैं और अगर प्रोपोर्शनल का साइन लगा दें तो प्रोपोर्शनल का साइन लगाते ही कांस्टेंट हट जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये हो जाएगा अपॉन साइन आ जाएगा। मेरी बात समझे। तो c यहाँ पे क्या है बच्चों, कांस्टेंट की तरफ वर्क करता है, इसलिए न्यू इजिकल टू हो जाता है, न्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1 अपॉन लैम्डा के। आप खुद देखो, अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ कम हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी तो वेवलेंथ बढ़ जाएगी। फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार निकल रही है, तो आप खुद देखो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, एक तो बच्चों ये और एक मैं कहूँ यू। तो आप खुद समझो कि अगर यहाँ पे मैंने यह बात करी तो मतलब इसकी वेव, एक वेव की लेंथ कितनी हो गई, ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी कम है, धीरे धीरे निकल रही है। अब आप देखो कि अगर मैं इसको यू बढ़ा दूँ फटाफट फटाफट फटाफट, तो आप देखो यहाँ पे क्या हो गया, वेव की लेंथ बढ़ गई, लेकिन सॉरी वेव की लेंथ जो थी वो कम हो गई। लेंथ मतलब इतना जाना चाहिए था तो लेंथ कम हो गई, सिकुड़ गई, पहले इतनी बड़ी थी अब वो क्या हो गई, छोटी हो गई। तो इसका मतलब क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, लेकिन इतने डिस्टेंस में फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, कितनी फटाफट फटाफट इतनी सारी नंबर ऑफ वेव निकल गई। और इतने डिस्टेंस में पहले एक ही निकल रही थी तो मतलब इसकी वेवलेंथ ज़्यादा थी, फ्रीक्वेंसी कम थी। मेरी बात समझे। अपन कहें जैसे 1 मीटर में एक ही वेव पास हो पा रही है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम है, 1 मीटर में एक ही वेव समा पा रही है। और अपन कह रहे हैं 1 मीटर में 15 से 20 वेव निकल गई, इसका मतलब उसका वेवलेंथ क्या हो गई बच्चों, वेव की लंबाई कम हो गई लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। उल्टा होगा हमेशा, ये चीज़ हमेशा दिमाग में रखनी है, ठीक है। ये आगे तक काम आएगी आपको। फ्रीक्वेंसी जो होती है वो क्या होती है, डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, वेवलेंथ के। बात समझ में आई। वेवलेंथ बढ़ेगा फ्रीक्वेंसी घटेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वेवलेंथ घटेगा। क्लियर। अब आते हैं अपन 5th वाले पॉइंट पे, वेव नंबर। वेव नंबर क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। रेसिप्रोकल होता है, ये इसको सही कर लेना, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ जो होती है उसका उल्टा, वेव का नंबर। वेव का नंबर क्या हो गया, असल में किससे मिलता जुलता हो गया, फ्रीक्वेंसी से। बात समझे। फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर क्या हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं, ठीक है। सेम मतलब पूरी टर्म में नहीं होंगे पर सिमिलर होंगे, एक दूसरे से मिलते जुलते। तो रेसिप्रोकल होता है वेवलेंथ का। वेव नंबर मतलब कितनी वेव निकल गई, वेव का नंबर, और वेवलेंथ मतलब उसकी लंबाई। बात समझ गए।
वेव लेंथ का मतलब वेव की लेंथ, और वेव नंबर मतलब वेव की नंबर कितनी वेव निकलती है, तो अपन इसको किससे बताते हैं, न्यू बार से बताते हैं। न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ, ठीक है। यूनिट इसकी सेंटीमीटर इनवर्स, मीटर इनवर्स, इन सब में ले लेते हैं, क्योंकि अगर लैम्डा की यूनिट होती है सेंटीमीटर मीटर, तो उसका इनवर्स क्या हो जाएगा, वेव नंबर अपॉन में है ना, बात समझ गए, ठीक है। अब आते हैं अपन एम्पलीट्यूड पे। एम्पलीट्यूड क्या है, हाइट ऑफ क्रस्ट एंड डेप्थ ऑफ थ्रो, बात समझ गए। एम्पलीट्यूड ए का मतलब क्या हो गया, हाइट ऑफ क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ थ्रू, ठीक है। इसकी डेप्थ बोल सकते हैं अपन, डेप्थ मतलब ये चीज़ भी ले सकते हो, क्रस्ट मतलब उसकी ऊंचाई ले सकते हो, कितनी ऊंचाई ऊपर की तरफ है ना, क्रस्ट मतलब ऊपर आ जाएगा और थ्रो वाला नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो क्रस्ट वाला क्या हो गया, इसकी हाइट हो गई और डेप्थ आ गई थ्रो की, क्योंकि वो नीचे की तरफ है, बात समझ गए। ऊपर और नीचे के थ्रू अपन इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ को अपन ने किससे बता दिया, एम्पलीट्यूड, किसी वेव में एम्पलीट्यूड का मतलब इसकी हाइट और इसकी डेप्थ, कितनी डेप्थ में है और कितनी हाइट पे है। तो एक तरह से क्या कह सकते हो आप, ये चीज़ दे सकते हो बच्चों, ये समझे, ये और ये असल में इसका क्या हो गया, एम्पलीट्यूड हो गया एक वेव का। अपन ने इसको अलग से बता दिया। अगर वेव को अपन क्या करें, इसको मैंने क्या कहा था, अगर मैं घुमा के लिख दूँ तो टोटल हाइट आ गई इसकी, हाँ कि नहीं। तो एम्पलीट्यूड असल में क्या हो गई, हाइट आ गई टोटल, क्योंकि एक में तो एक हाइट आएगी, एक में डेप्थ आएगी, बात समझ गए। हाइट और डेप्थ को मिला के अपन एम्पलीट्यूड स्मॉल ए से बताते हैं। अब बच्चों एक नया पॉइंट है जिसको मैंने स्टार से लिखा है, स्टार का मतलब एक नया पॉइंट है, जिसमें आप देखो कि यहाँ पे हमने क्या बताया था बच्चों, यहाँ पे ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी अपन ने क्या बोला था, वेलोसिटी अपॉन लैम्डा, ठीक है। तो अपन ने इसको किससे बता दिया, क्योंकि अपन ने यहाँ पे क्या लिया था बच्चों, न्यू बार जो था आपका वेव नंबर, अभी पढ़ के आए थे अपन ने, न्यू बार इज इक्वल टू क्या होता है, 1/λ। तो अपन क्या लिख सकते हैं इसको, वेलोसिटी को अपन न्यू बार से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, बात समझ में आई। वेलोसिटी c जो है बच्चों, उसको अगर न्यू बार वेव लेंथ से मल्टीप्लाई, वेव नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो वो क्या हो जाती है, फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाती है, बात समझे। न्यू इज इक्वल टू c/λ, और अपन को पता है कि 1/λ का वैल्यू क्या होता है, न्यू बार, तो वैल्यू पुट कर दो तो आंसर ही आ जाएगा, बात समझ गए। फ्रीक्वेंसी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वेव नंबर को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वेव लेंथ, वेव नंबर ने कितनी, वेव नंबर कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, वही क्या हो गई बच्चों, फ्रीक्वेंसी हो गई। फ्रीक्वेंसी क्या कह रही है, ये तो कह रही है नंबर ऑफ वेव विच पास थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड, बात समझ गए। दोनों चीज़ों में रिलेशन समझ में आ गया क्या होता है। तो बच्चों ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी थी जो हम लोगों ने देखी, किसके थ्रू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी हम लोगों ने पढ़ी, उसके अकॉर्डिंग हमने कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी थी बच्चों, उसको हमने अभी यहाँ पे डिस्कस कर लिया। कोई डाउट है इसके अंदर, ये डाउट क्लियर है बच्चों। अब आगे जो पढ़ेंगे अपन पढ़ेंगे नील बोर के बारे में, बोर का एक्सपेरिमेंट, प्लैंक का थ्योरी जो थी, इस तरह से और डिफरेंट थ्योरी हैं जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम को डिफाइन करती हैं, उनको हम आगे अपनी क्लासेस में डिस्कस करेंगे। अभी कोई डाउट है बच्चों किसी को, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू क्लास।